नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 18वीं लोकसभा का नया सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने तीसरे कार्यकाल में दो फ्रंट पर चुनौती है। पहली संसद के बाहर और दूसरी कल से संसद के अंदर रहेगी। मजबूत विपक्ष पहले से ज्यादा अटैकिंग मोड में है। नीट और स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कई तरह की स्ट्रैटेजी भी बनाई है। लेकिन विपक्ष के हंगामे से पहले ही मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। मोदी किस तरह विपक्ष के हर एक एक्शन को डिफ्यूज कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के सामने दो फ्रंट वॉर खुल गया है, एक संसद के भीतर और दूसरा संसद के बाहर। एक तो गठबंधन की सरकार है, उस पर से चुनौतियां बेशुमार हैं। संसद के भीतर ही मोदी को कई लड़ाई लड़नी है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोटेम स्पीकर की लड़ाई दलित आदिवासी पर आ गई है। दूसरी लड़ाई अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनवाने के मोर्चे पर मोदी को लड़नी है। और तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई नेट पेपर लीक पर राहुल एंड टीम के अटैक को डिफ्यूज करना है। मोदी के लिए नया संसद सत्र आसान नहीं है, क्योंकि जो संसद के पहले सत्र में होगा उसका पूरा इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। और मोदी के सामने दूसरा वार फ्रंट यही है। संसद के बाहर मोदी कैसे इस मोर्चे पर लड़ेंगे? नो डाउट लोकसभा के अंदर विपक्ष इस बार बेहद मजबूत दिख रहा है और लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने ग्राउंड में भी अपनी मजबूत स्थिति दिखा दी है। खास तौर पर उन राज्यों में जहां 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें झारखंड में तो विपक्ष की सरकार है, यहां भी कोई अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र, हरियाणा में एनडीए की सरकार रही है। लोकसभा चुनाव में हालत बहुत डामाडोल हुई है। झारखंड में 2019 में एनडीए को 12 सीट मिली थी, इस बार 2024 में 9 सीट मिली है। महाराष्ट्र में जहां 2019 में 48 में से 41 सीट एनडीए जीती थी, वहां एनडीए की महायुति को सिर्फ 17 सीट मिली है। हरियाणा का भी कमोवेश ऐसा ही रिजल्ट रहा है। 2019 में मोदी की टीम को 10 में 10 सीट मिली थी, इस बार सीधे हाफ हो गई। इसीलिए विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी के सामने टू फ्रंट वॉर लाइक सिचुएशन क्यों है, समझ सकते हैं। सबसे पहले बात मोदी के फर्स्ट फ्रंट वॉर की। बीजेपी ने भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया, उसे राहुल के इंडी ब्लॉक ने दलित विरोध से जोड़ दिया। कांग्रेस जिन के सुरेश को लेकर बीजेपी पर परंपरा और नियम तोड़ने का आरोप लगा रही है, वो दलित जाति से आते हैं। प्रोटेम स्पीकर का विवाद बड़ा क्यों है? क्योंकि इससे इंडी ब्लॉक आने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा तलाश रहा है। और इसीलिए टीम मोदी ने भी प्रोटेम स्पीकर के विवाद को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की जाति से जोड़ दिया। बीजेपी कह रही है कि रिजिजू शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। कांग्रेस एक आदिवासी का संसदीय कार्य मंत्री होना पचा नहीं पा रही है, इसीलिए विवाद खड़ा कर रही है। इन सारे प्रश्नों के जवाब में एक ही उत्तर मिलता है, और वह उत्तर है कि कहीं न कहीं जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उस हमारे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के एक ट्राइबल कम्युनिटी, सम्मानित ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। कहीं न कहीं ना तो पूर्वोत्तर के प्रति कांग्रेस पार्टी का सम्मान है और ना ही ट्राइबल्स के प्रति, एसटी समुदाय के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान है। और इसीलिए किरण रिजिजू साहब, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलछित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, खुद 2004 और 1956 का उदाहरण मैंने दिया है। मुझे लगता है द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी फॉर ट्राइंग टू बिगिन द लोकसभा विद अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सी। देखिए, जो परंपरा होगा, परंपरा के अनुसार ही, कन्वेंशन के हिसाब से पार्लियामेंट चलती है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि आप अपने पार्टी में उच्च पद दीजिए, आप उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाइए, आप उन्हें सब सर्वोच्च आगे रखिए। हमने तो नहीं कहा कि आप उनको आपके पार्टी में आगे मत बढ़ाइए। इसका अर्थ ये नहीं है
कि जो परंपरा है उस परंपरा को कहीं भी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने किया है। प्रोटेम स्पीकर का विवाद क्यों बढ़ा है? क्यों मोदी के लिए ये बड़ी जंग है? क्योंकि राहुल के खेमे ने भी प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर मोदी सरकार से खुलकर लड़ने का स्टैंड ले लिया है। माना जा रहा है कि 24 जून और 25 जून को शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए नामित किए गए कांग्रेस सांसद के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू संसद में अपनी भूमिका निभाने के लिए मना कर सकते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि इन तीनों दलों के सीनियर नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद ये फैसला ले भी लिया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो नए सांसद सब चुनकर हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम जैसे पिछली लोकसभा में हुआ ऐसा रवैया, खैर अब चाह के भी वो नहीं वो रवैया अपना सकते, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो नई ऊर्जा के साथ और नई बड़ी संख्या के साथ सदन में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता जो है ना, वीकर सेक्शन विरोधी मानसिकता, उसको दर्शाता है प्रोटेम स्पीकर का सिलेक्शन। चलिए मान लेते हैं प्रोटेम स्पीकर का मसला सॉल्व भी हो जाता है, तो मोदी के लिए अगली फ्रंट डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव है। यहाँ भी संघर्ष तय है, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना नहीं चाहती, जबकि बिना चुनाव के स्पीकर पद देने के लिए इंडी ब्लॉक ने डिप्टी स्पीकर अपना होने की शर्त रख दी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मसला हल भी हो जाता है, तो मोदी के लिए सबसे बड़ा फ्रंट नीट पेपर लीक का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा, उससे पहले ही विपक्ष के हर हमले को नाकाम करने में जुट गए हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एनटीए के डीजी को हटवाया, सीबीआई जांच शुरू करवा दी। सीबीआई ने पहले एफआईआर भी कर दी है, 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है, सख्त कानून भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्योंकि जो संसद के पहले सत्र में होगा उसका इम्पैक्ट लार्ज स्केल पर आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा, और ये किन वोट के लिए लड़ा जाएगा, किसके लिए लड़ा जाएगा, उसका हिंट प्रोटेम स्पीकर के विवाद से ही मिल गया है। मोदी को अब सबसे बड़ी जंग आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़नी है और जीतनी भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। आदिवासी वोट की बात बीजेपी क्यों कर रही है? अगर झारखंड जीतना है तो आदिवासी वोट पर पकड़ मजबूत करनी होगी। 2019 के मुकाबले बीजेपी को पिछली बार से भी 3 सीट का जो नुकसान हुआ है, उसके पीछे पहली वजह आदिवासी वोट का नाराज होना बताया गया है, और दूसरी वजह पार्टी के भीतर अनबन और गुटबाजी को बताया गया। और इसीलिए शायद बीजेपी ने अपने 2 सुरमाओं शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड की रणनीतिकार के तौर पर भेजा है, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में वो जोश भर सकें और आदिवासी वोट के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी, और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। शिवराज सिंह चौहान के पास 100% स्ट्राइक रेट का अनुभव है। हेमंत बिस्वा शर्मा अटैकिंग सियासत के मास्टर हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में झारखंड की फिजा में वो भगवा रंग कर देंगे? 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में अब की बार 65 पार का नारा दिया था। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और माना जा रहा था यदि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो रघुवर दास के हाथ में ही फिर से कमान होगी।
लेकिन बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई। अब 5 साल बाद 2024 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। रघुवर दास इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर ओडिशा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 5 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आला कमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। बिल्कुल ऐसा नहीं, काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। कुछ चीजें कि आपस में बैठकर कुछ उनसे भी हमको, चूंकि कई बार मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बन चुकी है, किस रणनीति के तहत उन्होंने बनाई है, इतनी बड़ी जीत इस बार भी उन्होंने हासिल किया है, तो कुछ कुछ टिप्स हमको मिलेगा तो हम उसका आम जन तक जाएंगे काम का। आप इस यही तो आज झारखंड में सरकार यहाँ पे जो जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार है, अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो ये सरकार को तो नकार चुकी है जनता। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम मेज पर हैं और विधानसभा चुनाव में भी हम आगे रहेंगे। चिंता की बात नहीं है, आदिवासी भी संग हैं और कोई गुटबाजी भी नहीं है, विपक्ष को सिर्फ भ्रम है। समय की चिंता आप मत कीजिए, हम लोग आपस में कर लेंगे, पर्याप्त समय देंगे जो जरूरी होगा, बाकी तो टीम यहाँ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई गुटबाजी नहीं, 52 सीट जीता, 9 सीट जीत लिया, मतलब हमारा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। नरेंद्र मोदी को संसद के बाहर सबसे बड़ी जंग तो महाराष्ट्र में लड़नी है। लोकसभा चुनाव में महायुति को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव की कसौटी पर सबसे पहले मराठवाड़ा को परखते हैं। यहाँ कुल 46 विधानसभा क्षेत्र हैं। मराठवाड़ा में पिछली बार महायुति का 24 सीट पर कब्जा था। महायुति को इस बार 11 सीट मिली, 13 सीट का नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा इनको मराठा आरक्षण, ओबीसी का मुद्दा और संविधान बचाने के मुद्दे ने डेंट किया है। ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने 10 दिनों तक अनशन किया और मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ऐलान कर चुके हैं, अगर आरक्षण की उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मराठा समाज के उम्मीदवार को अपनी तरफ से मैदान में उतारेंगे। म्हणून त्याला सन्मानाने मी बोलत नाही। तो मुद्दा मागे लागला, तो मान्य करत नाही की सरकारी नोंदी ह्या द्यायला पाहिजे, त्या बोगस सांगतो, एक बी बोगस नोंद नाही आणि ती रद्द बी नाही झाली पाहिजे, हे सरकारला मी सांगत राहिलो। एक बी बोगस नोंद नाही, एक बी रद्द नाही झाली पाहिजे आणि प्रमाणपत्र आता थांबले नाहीत पाहिजे, जे ऐकायला आलं पाहिजे, थांबलाच नाही पाहिजे, नसता ज्या त्या कार्यालयावर मराठी आता धडकणार आहे। हा रेकॉर्ड तुम्ही कसं तपासित नाही, कोण कोण अधिकारी जातीवाद करतोय रेकॉर्ड तपासायला, कोण कोण जात पडताळणी पटापट करत नाही, वंशावळ समिती कोण आहे आणि का जोडीत नाही वंशावळ, कशामुळे रेकॉर्ड दाबून ठेवलाय, हे मागण आम्ही कार्यालयात सुद्धा घुसणार आहेत। महाराष्ट्र की महायुति सरकार को पता है ओबीसी और मराठा नाराज रहा तो विधानसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान होगा, जिसके चलते बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 2 दिन पहले मुंबई में ओबीसी समाज के नेताओं से बैठक कर चुके हैं। इसी बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होने देंगे और मराठा समाज को भी भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार न्याय संगत आरक्षण देने का पूरा प्रयास कर रही है। मराठा समाज विद्यार्थियों की शिक्षा और विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं और मराठा समाज को ऐसा आरक्षण देंगे जो कोर्ट में टिक सके। और मैं शुभकामनाएं देती हूं कि आज जो डेलीगेशन वहां गया है वो डेलीगेशन उनका समाधान आज कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अनशन पीछे लिया है, पर वो जो स्थगित अनशन है वो कभी भी ना हो, ऐसा समाधान उनको मिले। और मैं ये भी आह्वान करती हूँ कि दोनों ही आंदोलकों के अभ्यासपूर्ण बोलने वाले मुद्दे लेकर कुछ लोगों को साथ में सरकार बिठाए, आमने सामने बिठाए और उसमें से कॉमन ड्राफ्ट तैयार हो और जिससे हम आगे बढ़े और वो कायदे से संवैधानिक तौर पर उसको आगे लेकर जाके इस बात का समाधान निकलना।
महायुति ओबीसी मराठा को जोड़ने की युक्ति लगा रही है। उधर महाविकास अघाड़ी महायुति के आश्वासन को धोखा बता रही है। मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मराठा समाज और ओबीसी समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये राज्य की सुरक्षा और शांतता के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभी को एक साथ बिठाइए। और सरकार बार बार डेलीगेशन लेके जा रही है और उपोषणकर्ता जो नेता है वो रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी जो भूमिका है। तो सभी पार्टी को साथ लेकर बैठकर नेताओं से चर्चा करो। आरोप है कि पवार और ठाकरे पर्दे के पीछे रहकर लगातार मराठा आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पवार ठाकरे के इसी मराठा दाव से मात खा चुके देवेंद्र फडणवीस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मराठा मतदाताओं का विश्वास जीतने की हर संभव कोशिश फडणवीस कर रहे हैं, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन की वजह से बीजेपी और मराठा मतदाताओं के बीच पैदा हुए अविश्वास की खाई को इतने जल्द पाटना आसान नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए संसद के बाहर वाला फ्रंट कितना चुनौती देने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में ओबीसी और मराठा आरक्षण ही रहने वाला है। वहीं हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ पर भी बीजेपी को सरकार बनाने की बड़ी जद्दोजहद करनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीत ली थीं, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। हरियाणा में इस बार कांग्रेस ने न केवल खाता खोला बल्कि 5 सीटें जीत ली। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटी थी। 2019 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और उसने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी को 36.49% वोट मिले थे। बीजेपी को 2014 के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान हुआ था। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से उसका गठबंधन टूट गया। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीट जीती थी। उसे कुल 28.08% वोट मिले थे। कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ था। बीजेपी को जमीनी हालात का पता है। खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने वाले दांव से भी लोकसभा में फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हुड्डा फैमिली ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए दिल्ली से लेकर रोहतक तक बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 100 दिन तक बीजेपी जिलावार कार्यक्रम करेगी। सरकार की नई पुरानी योजनाओं की शुरुआत करेगी। नई घोषणाएं भी जिलों में जाकर करेगी। बीजेपी ने इसकी मैसेजिंग शुरू कर दी है। शंखनाद के लिए जगह हुड्डा के गढ़ रोहतक को चुना है। पार्टी ने 5 मौजूदा सांसदों के अलावा विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी का अभिनंदन समारोह किया। अभिनंदन समारोह के बहाने बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है कि उसमें हमारी सीटें कम रही है, परंतु जो हमारे पिछली बार 10 सीटें थी, 10 में से हम पीछे गए हैं। परंतु आने वाले विधानसभा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में 11 चुनाव थे, 11 में से 6 हमने जीती है, एक विधानसभा जीती है, बड़े मैंडेट के साथ जीती है। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, मैंने कहा है विधानसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। ये हरियाणा की जनता ने तय कर दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी की टीम ही नहीं, लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती भी पार्टी की ओवरहालिंग करने में जुटी हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला भतीजे आकाश आनंद की वापसी है। मायावती फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है और पहली बार बीएसपी ने उपचुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। मतलब सभी सियासी सुरमाओं ने कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी को 2 फ्रंट वॉर पर लड़ना है, लेकिन इस बार डगर आसान नहीं है। लेकिन मोदी को जानने वाले जानते हैं, मोदी ऐसी चुनौतियों से उबरना भी जानते हैं।